काफ़ी देर बाद जब किरण स्टेबल होती है तो मयंक से दूर हटती है और अपने बालों को ठीक करते हुए कहती है वो मैं कहता है अब कुछ नहीं, सिर्फ वो कहो जो मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ क्या हुआ था और तुम रो क्यों रही थी। किरण मयंक को सब बता देती है मगर उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो अपनी परेशानी मयंक से शेयर क्यों कर रही है। मयंक जैसे जैसे सब सुनता है उसका हाथ के मुट्ठी कसती जाती है। वो कहता है वैसे तो तुम बहुत बोल्ड बनती हो, मुझे मारने को तैयार रहती हो। उसके सामने मुंह बंद किए क्यों खड़ी थी। और ये प्राइस टैग निकालते हुए कहता है इसे तुमने लगाने कैसे दिया। जिस हाथ से उसने इसे लगाया उसे ही तोड़ दें चाहिए था। फिर वो किरण का हाथ पकड़ता है और गुस्से में उसे वापस कैफे के अंदर लेकर चला लगता जाने लगता है। किरण उस हाथ को पकड़ लेती है और कहती है नहीं मयंक। मयंक की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो कहता है भरोसा है मुझ पर। किरण चुप थी। न उसने हाँ कहा न ही ना कहा। मैं गुस्से हाँ समझ। मैं गुस्से में कहता है चलो फिर। उसे कैफे के अंदर लाता है और कहता है कौन थे। किरण इशारा करती है उन लोगों की तरफ। मैं किरण को उस टेबल के पास ले जाता है जहाँ वो लड़का और उसके दोस्त हंस रहे थे और किरण का मजाक बना रहे थे। मैं वहाँ पहुँचते ही एक जोरदार लात मारकर उस लड़के को चेयर से नीचे गिरा देता है और कहता है क्या कहा तूने इसे हाँ। फिर उस आदमी को उठाते हुए अगर शादी नहीं करनी थी तो मजाक बनाने की क्या ज़रूरत थी, सीधा न कर देता। फिर एक जोरदार पंच उस आदमी के मुंह पर मारता है। उस आदमी के दोस्त मैंग की तरफ बढ़ते हैं। मैंग गुस्से में मुट्ठी बंद करके कहता है अगर अपनी जान प्यारी है तो ही आगे आना। वो दोस्त सारे डर जाते हैं। मैंग फिर उस आदमी को उस हाथ को मोड़ते हुए कहता है लड़की से कैसे बात करते हैं, तमीज़ नहीं आती ना तुझे। तुझे मैं तो। मैंग उसका हाथ मोड़कर उसके पीछे लगा देता है। वो आदमी कराहते हुए किरण मैंग को एक एक पंच मारते देख रही थी। मैंग का ये रूप उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने मैंग को कितना गलत समझा था। हाँ, सच ही तो था। वो मैंग को एक लोफर में समझती थी मगर आज उसने उसके लिए जो किया वो देखकर उसके सारे डाउट क्लियर हो गए। मैंग का उस आदमी को एक पंच और मारकर किरण के पैरों के पास गिरा देता है और कहता है क्या कहा था, तू इसके जैसी को नौकरानी भी न रखे। मैं तुझे बताता हूँ कोई तुझ जैसे को अपना चेयर बैन में न बनाए। फिर उस आदमी का दोनों हाथ पीछे मोड़ते हुए लड़कियाँ मिल जाएंगी तुझे, वो भी कई सारी। अबे कभी शीशे में शक्ल देख लेता कालिए। किरण कालिया सुन हल्का सा मुस्कुरा देती है। मैं कहता है किरण को प्राइस टैग दो। किरण जल्दी से उसे देती है। फिर वो अपनी शर्ट के जेब से एक पेन निकालता है और उस पर कुछ लिखकर उसके लड़के के बैग पर चिपका देता है। किरण उसे देख हंसने लगती है। उस पर लिखा था दहेज के लालची मैं बिकाऊ हूँ का प्राइस 00। फिर वो लड़के का बाल पकड़कर उसके फेस ऊपर करते हुए कहता है किरण इसको एक पंच मारो। किरण हैरानी से इधर उधर देखते हुए मैं कहता है अरे इधर उधर मत देखो, एक पंच मारो। जो देख रहे हैं वो सब भी देख रहे थे जब ये इंसल्ट कर रहा था तुम्हारी। अब इसकी सजा भी देख लेंगे दो। किरण गुस्से में एक जोरदार पंच मारती है। वो लड़का जमीन में ही फैल जाता है। मैं किरण को हाई फाई देता है और कहता है बेकार में इसे डर रही थी। फिर किरण के साथ कैफे से बाहर जाने लगता है। मैं बाहर की तरफ जाते हुए कहता है तुम्हें ये चिरकुट का ही मिला था शादी करने को। किरण कुछ नहीं बोलती। मैं आगे चलते हुए अरे दुनिया में इतने लड़के हैं, कोई भी मिल जाएगा तुम्हें। किरण रुकते हुए कहती है कोई भी। मैं पलट कर देख कर कहता है हाँ कोई भी। किरण फिर मैं को देखते हुए कहती है मगर मेरा वेट और। मैं किरण के पास आता है और प्यारी सी स्माइल के साथ उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए किरण प्यार कलर और वेट शायद देख कर नहीं किया जाता, ऐसा मेरी मिश्री भाभी कहती हैं। और कोई ना कोई तो होगा जो तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करे। किरण मैंग की आंखों में देखते हुए कहती है शायद कोई हो। महंग कहता है हाँ ज़रूर होगा, तुम फिक्र मत करो, बस उसका इंतज़ार करो। किरण और महंग एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी किरण अचानक दूर होते हुए कहती है वो देर हो गई है, घर पर पापा वेट कर रहे होंगे। महंग कहता है हाँ। फिर किरण और महंग मॉल से बाहर जाते हैं। किरण कहती है ऑटो लेने के लिए रोड के साइड खड़ी हो जाती है। मैं किरण के पास आकर किरण मैं घर छोड़ दूँ। किरण हाँ में सिर हिला देती है।
मैंग पार्किंग एरिया की तरफ आता है और कार लेकर किरण के सामने खड़ा हो जाता है। किरण गेट खोलकर कार में बैठती है। मैंग फिर कार रोड पर दौड़ा देता है। किरण काफ़ी चुप थी, जो मैंग को अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है, किरण क्या हुआ? किरण कहती है, सोच रही हूँ पापा को क्या कहूँगी। मैंग कहता है, तुम अपने पापा से डरती हो? किरण कहती है, नहीं, वो तो मेरे बेस्ट पापा हैं। अगर घर पर सब आ चुके होंगे। और अब मैंग किरण के हाथ पर अपना हाथ रखकर दूसरे हाथ से स्टीयरिंग घुमाते हुए, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सबको सब समझा दूंगा। और फिर मिश्री भाभी भी वहीं होंगी, उनके होते तो कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। किरण हल्के से मुस्कुराते हुए, हाँ। किरण मैंग फिर शांत हो जाते हैं। मैंग वैसे तुम वहाँ कैफ़े में कैसे? किरण ने सवाल किया तो मैंग अपने सिर पर मारते हुए, अरे मैं तो एक ज़रूरी फाइल लेने गया था और भूल गया। किरण कहती है, अच्छा तो तुम चले जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी यहाँ से ऑटो लेकर। मैंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। क्या पता गुस्से में किसी पर बुलडोजर बनकर चढ़ गई तो। किरण मैंग को घूरती है तो मैंग एक कान पकड़कर, सॉरी, वो मजाक करने की आदत पुरानी है ना, तो जल्दी जाती नहीं। किरण हल्के से मुस्कुरा देती है। मैंग फिर कॉल करके किसी को उसकी फाइल लेकर आने को कहता है। आप लोग जानते हैं ना कि किसे उसने फाइल लाने को कहा था? विशाल को। किरण मैंग का कॉल कट होने के बाद कहती है, वैसे मैंग तुमने उस लड़के को कालिया क्यों कहा? वो तो कालिया नहीं है। मैंग सोचते हुए, अच्छा मैंने ऐसा कहा? किरण कहती है, हाँ। मैंग हंसते हुए कहता है, वो फ्लो फ्लो में हो गया होगा। किरण भी हंसने लगती है। मैंग किरण को हंसता देख कहता है, तुम ऐसे ही रहा करो, रोते हुए बहुत खराब लगती हो। किरण थोड़ा चुप हो जाती है। किरण के मन में फिर एक सवाल आता है। वो कहती है, जब तुमने उसे मुझे मोटी कहने और बुरा कहने पर इतना मारा तो तुम मुझे ऐसा क्यों कहते हो कि मैं मोटी हूँ, बुलडोजर हूँ? मैंग हल्के से मुस्कुराता है और फिर कहता है, वो तो प्यार से कहता हूँ, असल में तो तुम बहुत क्यूट हो, लाइक सॉफ्ट सटेडी। किरण के कानों में वो शब्द गूंजने लगते हैं। प्यार से कहता हूँ, लाइक छोटा टेडी। किरण अब आगे कहने की कोई हिम्मत नहीं करती। फिर मैंग और किरण घर आ जाते हैं। फ्लैशबैक। मैंग सबको सब बता चुका था। मिश्री किरण के पास आती है तो किरण उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है और कहती है, तूने कहा था ना, हर लड़का एक सा नहीं होता, देख अब। मिश्री किरण को शांत करते हुए, किरण चुप हो जा। पवन जी कहते हैं, मुझे नहीं पता था वो लड़का ऐसा है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंग कहता है, अंकल अब रहने दीजिए, गलती आपकी भी थी, आपने उसे दहेज देने को रेडी हुए। जो लड़का आपकी बेटी से शादी करने के बदले दहेज ले रहा है, तो आपको क्या लगता है वो उसे खुश रखेगा? मिश्री कहती है, हाँ अंकल, मैंग सही कह रहा है, इसमें गलती आपकी भी है। पवन जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी किरण की माँ किरण को गले लगाते हुए कहती हैं, सॉरी बेटा, हमसे गलती हो गई। फिर वीना की सारी फैमिली भी चली जाती है और मिश्री के ससुराल वाले भी जा रहे थे। इधर अमिताभ जी जब से आए थे, उनकी नज़र प्रभा जी पर थी। उन्हें लग रहा था कि वो उन्हें पहले भी देख चुके हैं, मगर कहाँ, ये समझ नहीं आ रहा था। प्रभा जी सबके सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, आप लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा, मगर ये सब हो जाएगा, हमें नहीं पता था उसके लिए। सावित्री जी प्रभा जी का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, और जो हुआ अच्छा हुआ, लड़की गलत जगह तो नहीं गई। आप अच्छा, आप लोग ध्यान रखना उसका। पवन जी हाँ में गर्दन हिलाते हैं। तभी अमिताभ जी प्रभा जी से, बहन आपका नाम प्रभा गिरिराज अरोरा है? प्रभा जी असमंजस में देखती हैं। अमिताभ जी कहते हैं, मेरा मतलब आपके हस्बैंड गिरिराज अरोरा। प्रभा जी कहती हैं, जी हाँ, आप जानते थे उन्हें? अमिताभ जी अपनी आंखें हैरानी से फैला लेते हैं, मगर फिर अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं और कहते हैं, हाँ, वो पुरानी पहचान थी, अच्छे इंसान थे वो। प्रभा जी हल्के से मुस्कुरा देती हैं और फिर मिश्री से कहती हैं, बेटा, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। मिश्री प्रभा जी के गले लगते हुए कहती है, जी माँ, आप कुछ देर किरण के पास ही रहना, अगर प्रेजेंटेशन का वर्क जरूरी ना होता तो मैं उसे छोड़कर नहीं जाती। प्रभा जी कहती हैं, तो फिक्र मत कर, मैं ध्यान रखूंगी। फिर सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी घर को रवाना हो जाती है, मगर अमिताभ जी के चेहरे पर कुछ तो था जो अजीब। गिरिराज जी के बारे में जानकर वो क्या, ये हमें बाद में पता चलेगा। इधर नीति ने जब मिनी को जोर से तमाचा मारा
तब विशाल गुस्से से कहता है, नीति ये क्या हरकत है। नीति कहती है, वही जो इसने किया, उसका जवाब है ये। विशाल कहता है, क्या किया है उसने। नीति कहती है, तुम्हें गले लगाया। ये है कौन जो ऐसे चिपक रही है तुमसे। विशाल कहता है, नीति तो क्या हो गया, वो मेरी अच्छी दोस्त है बस। और क्यों तुम्हें इतना गुस्सा आता है जब कोई मेरे पास आता है। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है दूर रहो मुझसे। नीति विशाल की सब बातें इग्नोर करके बस विशाल की आंखों में देकर कहती हैं, अगर ये दोस्त है तो मैं कौन हूँ। विशाल गुस्से में कहता है, तुम कुछ नहीं हो, समझी। फिर वो मिनी का हाथ पकड़ उसे वहाँ से ले जाने लगता है। नीति उसे जाते देखती रहती है। उसका गुस्सा अब और बढ़ गया था। वो टेबल पर रखे सामान को फेंक देती है। विशाल रोड पर खड़ा ऑटो का वेट कर रहा था। मिनी कहती है, ये कौन थी विशाल। विशाल कहता है, वो मेरे बॉस की बहन है और मेरी दोस्त। मिनी कहती है, दोस्त सच में। और इसने मुझे इतने जोर के थप्पड़। विशाल मिनी का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगते हुए उसके लिए, आई एम सो सॉरी नीति, थोड़ी सी एटीट्यूड और इनोस्टिक है, बस इसलिए उसने ऐसा किया। मिनी कहती है, इनोस्टिक है तो एटीट्यूड वाली है फिर भी। विशाल कहता है, फिर भी क्या। मिनी विशाल की तरफ देखते हुए, तो इससे प्यार करता है। विशाल एक पल के लिए थम जाता है। वो क्या बोले, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सच तो यही था, इतनी कमियों के बाद भी उसे नीति पसंद थी। हाँ, वो थोड़ी जिद्दी थी, मगर उसे उसके साथ रहना अच्छा लगता था। दिल्ली में इतना टाइम स्पेंड किया। उसके बाद वो बस इतना जानता था कि ये जिद्दी लड़की भले है, मगर अपने दोस्त की बहुत केयर करती है, सबका ख्याल रखती है। क्योंकि नीति ने अपने फ्रेंड के चोट लगने पर पूरे हॉस्पिटल को सिर पर उठा लिया था और जब तक उसकी ड्रेसिंग नहीं हुई वो शांत नहीं बैठी थी। मिनी हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, समझ गई, चल कोई नहीं। इनोस्टिक लड़की को तो मैं चाहती तो वही सबक सिखा देती, मगर इसमें मुझे जब थप्पड़ मारा और ये कहा कि मैं कौन हूँ, तो मुझे समझ आ गया कि वो तो तुझे पसंद करती है, क्योंकि ऐसे पोसिशंस सिर्फ वही लड़की दिखा सकती है। विशाल हंसते हुए, मिनी तेरा दिमाग खराब हो गया है लगता है, निधि का थप्पड़ खाकर और कुछ नहीं। मिनी पहले गाल को छूते हुए हंसकर कहती है, हाँ वैसे हो भी सकता था, सच थप्पड़ बहुत जोर से मारा उसने मुझे। विशाल भी मुस्कुरा देता है और कहता है, अच्छा तो ठीक है, बाद में मिलते हैं। अभी ऑटो आकर वहीं रुक जाती है। विशाल उसे ऑटो में बैठा रहा था कि कोई उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और जल्दी से उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इतनी जल्दी होता है कि विशाल को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और मिनी जिसके हाथ में उसका पर्स था वो बस गिरते गिरते बचा। नीति विशाल को किस कर रही थी, तभी विशाल उसे धक्का देते हुए कहता है, नीति क्या बदतमीजी है ये, मुझे लगा था तुम एक जिद्दी लड़की हो मगर तुम। नीति गुस्से में कहती है, ये जवाब है तुम्हारे लिए कि क्यों मुझे गुस्सा आता है जब तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते। बिकॉज आई लव यू विशाल, और मुझे किसी को भी तुम्हारे साथ देखना पसंद नहीं है, इसलिए आगे से अपनी बहन को कहना कि दूर रहे। विशाल को अब दूसरा शौक लग चुका था, पहले किस, अब प्रपोजल। इतना कहकर नीति वहाँ से चली जाती है। मिनी और विशाल अब भी वहीं खड़े थे। मिनी विशाल को देखते हुए मन में कहती है, मैं विशाल की बहन। विशाल और मिनी एक अच्छे दोस्त थे। मिनी को विशाल अच्छा लगता था, मगर वो जानती थी कि विशाल कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे लव से ज़्यादा कैरियर में टेस्ट है। मगर अब तो क्या कहे। मिनी विशाल के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, विशाल तू ध्यान रख अपना। इतना कहकर वो ऑटो में बैठकर वहाँ से चली जाती है। इधर मिश्री और बाकी सब घर वापस आते हैं। शुभ और मीना पहले ही आ चुके थे, क्योंकि शुभ गुस्से में वहाँ से निकल गया था। वीना उसके पीछे घर आ गई थी। बहुत बहस के बाद भी उसके बीच कुछ मैटर नहीं सुलझा था। मिश्री अपने कमरे में आती है कि उसे मैसेज आता है, मिश्री प्रेजेंटेशन रेडी कर लेना कल तक, क्योंकि मैं आकर देखूंगा। मिश्री मुँह बनाते हुए कहती है, इनको सिवाय काम के कुछ नहीं दिखता। मिश्री गुस्से में फ़ोन बेड पर रख वहाँ से स्टडी में चली जाती है। मिश्री अपना लैपटॉप ओपन करती है और फिर स्टार्ट करती है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे स्टार्ट करे। तभी एक मैसेज नोटिफिकेशन आता है, लैपटॉप देखना नहीं है, प्रेजेंटेशन बनानी है। वो मैसेज मिश्री के मेल में आया था, क्योंकि फ़ोन तो वो रूम में छोड़ कर आई थी। फिर वो मेल ओपन करती है और उसे पूरा पढ़ती है, जिसमें लिखा था, मिश्री प्रेजेंटेशन तुम्हें हमारे इवेंट के लिए बनानी है और सभी डिजाइन्स को ध्यान में रखकर बनानी है, इसलिए बहुत फोकस और डेडिकेशन के साथ वर्क करना।
मिस्री मन में कह तो ऐसे रहा है जैसे ये रोज रोज करती हूँ मैं। फिर वो टाइप करती है, मगर आज तक मैंने कभी इसे बनाया नहीं। पारस का मैसेज, कॉल उठाओ। मिस्री जल्दी से रूम की तरफ भागती है और कॉल पिक करके कहती है, हेलो। पारस, मिस्री तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। वही स्टेडी में ब्लू कलर की एक फाइल रखी है। उसमें मैंने कुछ प्रेजेंटेशन के मोटो और कुछ ज़रूरी चीज़ लिखी है। तुम उसे हिंट ले सकती हो, मगर ये काम तुम्हें ही करना होगा। मैं ही बना लेता, मगर मुझे बाहर आना पड़ा। कल सुबह तक आ जाऊंगा वापस, मिस्री मुंह बनाते हुए कहती है। मगर पारस जी कैसे? पारस कहता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जहां लगेगा कि करेक्शन करनी है मैं बता दूंगा। और फिर तुम बॉस हो इस कंपनी की, तो ये तो तुम्हें ही करना होगा। उसने मिस्री को छेड़ते हुए कहा। मिस्री चिढ़ते हुए कहती है, नहीं बनना बॉस, आप अच्छे से जानते हैं। और गड़बड़ हो गई तो नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी, आप ही आकर कर लेना। पारस कहता है, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं बिना प्रेजेंटेशन दिए हार जाऊंगा। क्या तुम यही चाहती हो? मिस्री कहती है, नहीं। पारस कहता है, फिर जाओ और बनाओ। कुछ समझ ना आए तो बता देना। मिस्री कहती है, ओके। उधर पारस अपने एक बड़े से लग्जरियस रूम में बैठे लैपटॉप पर कुछ प्रेजेंटेशन बना रहा था। वो प्रेजेंटेशन भी उस इवेंट की ही थी। मिस्री प्रेजेंटेशन बना रही थी और समझ न आने पर बीच बीच में पारस को कॉल करते हुए हिंट ले रही थी। काफ़ी देर हो गई थी उसे काम करते करते। उसको उबासी आ रही थी और थक भी गई थी। तभी कोई गेट पर दस्तक देता है। मिस्री उस ओर देखती है। विस्को था। मिस्री कहती है, आप? विस्को हाथ में एक कॉफ़ी का मग लिए खड़ा था। वो कहता है, मैं सर ने कहा था आपको देने के लिए। तभी मिस्री फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है, थोड़ा ब्रेक ले लो। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। फिर वो भी कॉफ़ी बनाकर वापस आकर कॉफ़ी पीते हुए लैपटॉप को देखता है। फिर वो फ़ोन स्क्रीन पर जिसमें मिस्री के चेहरे का स्माइल थी। मिस्री के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब आप सोच रहे हैं पारस को सब कैसे पता चल रहा है मिस्री के बारे में? याद है सीसीटीवी? हाँ, तो पारस जी वहीं से देख रहे हैं उसको और इंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। मिस्री काफ़ी पीते पीते काम करने लगती है और पारस भी अपने काम में बिजी था। अगले दिन मिस्री की प्रेजेंटेशन रेडी हो चुकी थी और वो वहीं टेबल पर सिर रख लैपटॉप से सिर टिकाए सो रही थी कि तभी पारस आकर एक नज़र लैपटॉप की पूरी प्रेजेंटेशन पर दौड़ाता है और फिर उसको अपनी गोद में उठा लेता है। वो उसे ऐसे उठाता है कि मिस्री को कुछ समझ नहीं आता वो है कहाँ। इसका एक कारण ये भी था कि मिस्री काफ़ी नींद में थी और थकी हुई भी। पारस उसे कमरे की तरफ ले जाता है, मिस्री को बेड पर लेटा देता है और उसके चेहरे को कुछ देर देखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए उसके करीब जाता है और उसके माथे पर हल्के से किस करके कहता है, मिस्री तुम बेस्ट हो, प्रेजेंटेशन बना ही ली, वो भी परफेक्ट। फिर वो वहाँ से जाकर कॉल करके कहता है, वहाँ का स्टेटस क्या है? के कहता है, सर वो रेडी हैं। मयंक सर ने काफ़ी चेंज कर दिया, अब मैं खुद उसे नहीं पहचान पा रहा। पारस हल्के से मुस्कुराते हुए, आई न्यू इट, मयंक कर लेगा। फिर मयंक को कॉल करता है। मयंक कॉल पिक करके कहता है, हाँ बोलो। पारस कहता है, मुझे ज़रूरी बात करनी है तुझसे मिकू। मयंक परेशान होते हुए मयंक दिल में कह रहा था, बस अभी मत बुला लियो अभी। पारस कहता है, नहीं अभी तू जहाँ है यहीं रह और शाम को ऑफिस आ जाना, तब बात करेंगे। मयंक एक चैन की सांस लेकर खुश होते हुए, हाँ ठीक है फिर। पारस फ़ोन देखते हुए हल्के से मुस्कुरा देता है। इधर सुबह का समय था। किरण के गेट के बाहर कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजा रहा था। किरण जो सो रही थी अपने सिर पर पिलो लगाकर चीखते हुए कहती है, पापा देखो न कौन है, बदतमीज़ उल्लू का पट्टा इतनी ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजा रहा है। इसे पता नहीं ये रोड नहीं एक स्ट्रीट है, इसकी ये गाड़ी का हॉर्न यहाँ काम नहीं आएगा। पवन जी आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, बेटा मैंने कब से इसे कहा चले जाओ। किरण नहीं उठने वाली, मगर जा नहीं रहे, कह रहे हैं तुझे लेकर जाएंगे। किरण उठते हुए कहती है, क्या लेकर जाएंगे? मुझे क्यों भाई? मैंने किसी की भैंस चुरा ली। पारस जी आते हुए, पता नहीं, तो वो तो वही बता सकते हैं। किरण कहती है, आखिर कौन आया है ऐसा जो मुझे उठा रहा है? किरण कहती है, आखिर कौन आया ऐसा जो मुझे उठा रहा है? पवन जी उसके रूम के कर्टन हटाते हुए, हाँ बाहर वो मिस्री का देवर मयंक आया है। किरण कहती है, क्या? मगर क्यों? और मुझे लेने का क्या मतलब है इसका? और टाइम देखा है इसने? इतनी सुबह कौन आता है?
किरण उठकर बाहर की तरफ जाती है और गुस्से में मैंग को देखते हुए कहती है, ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो और सुबह सुबह मेरे गली में आकर हॉर्न क्यों बजा रहे हो? देखो तुम्हारी वजह से कितनी भीड़ जमा हो गई। मैंग उधर उधर देखता है और कहता है, अच्छा तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम जल्दी आती तो ये ना होता। किरण कहती है, इसमें मेरी क्या गलती, तुमने मुझे बताया था कि तुम आ रहे हो। मैंग कहता है, हाँ बताया तो था रात में। किरण रात में असल में मैं घर आने के बाद किरण को चेयर अप करने के लिए कॉल करता है। किरण उससे बात करते बहुत नींद में आ रही थी। मैं किरण से कहता है, किरण कल हम जिम जाएंगे? तो किरण ने बस हाँ कह दिया था क्योंकि वो पूरी नींद में डूबी चुकी थी। इतना कहते ही मैं कॉल कट कर देता है। मैंग कहता है, तो तुमने सुना नहीं था? किरण अपने एक आंख बंद करते हुए, ओ मैं सो गई थी शायद। मैंग कहता है, शायद, और मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, उसका क्या? किरण कहती है, सॉरी। मैंग कहता है, सो के अब जाओ रेडी होकर आओ। किरण कहती है, क्यों ऐसे अच्छी नहीं लग रही? मैंग कहता है, नहीं क्योंकि तुम्हें इस नाइट सूट में तुम्हें बाहर ले गया तो सब लोग गलत समझेंगे। किरण अपने कपड़ों को देखती है और फिर जल्दी से अंदर भाग जाती है। उसने तो गौर ही नहीं किया कि वो जल्दी जल्दी में अपने नाइट पैजामा और टॉप में ही बाहर आ गई थी। अभी सब उसे घूरे जा रहे थे। किरण जल्दी से जाकर रेडी होकर बाहर आती है और कहती है, अब ठीक है। किरण ने टॉप और डायमंड जीन्स पहनी थी और साथ साथ में ऊपर से ग्रे कलर का लॉन्ग सरक पहन डाल रख दिया था और पोनीटेल बना ली थी। मैंग मुस्कुराते हुए, हाँ मगर उससे तुम कंफर्टेबल रहोगी? किरण बेफिक्री से, हाँ अब चलें। मैंग कहता है, हाँ। मैंग कुछ देर बाद एक जिम के आगे कार रोकता है और कहता है, किरण तो हम पहुंच गए। किरण कार से बाहर आती है और कहती है, ये तो जिम है। मैंग कहता है, हाँ तो मैंने रात को बताया तो था और तुमने हाँ कहा था। किरण गुस्से में उसे घूरते हुए, मतलब तुम भी मानते हो मैं मोटी हूँ, मुझे पतला हो जाना चाहिए? मैंग कहता है, नहीं किरण तुम मोटी ही नहीं, बस लोगों से अलग हो। मगर जिम में सिर्फ पतले नहीं होते, फिर भी रहते हैं। और किरण तुम खुद सोचो, थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए ये कर लो। किरण गुस्से में, मुझे नहीं करना, समझे? समझ गई मैं, सभी लड़के एक से होते हैं, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि फिगर से फर्क नहीं पड़ता, मगर एंड में बस फिगर को ही देखते हैं। मैं करण को रोकते हुए कहता है, किरण रुको। किरण गुस्से में, मेरा हाथ छोड़ो। मैं कहता है, नहीं छोड़ूंगा। किरण कहती है, तुम चाहते क्या हो? मैं कहता है, तुम्हारी खुशी। किरण इस बात पर एकदम शांत और हैरान होकर मैं को देखती है और कहती है, क्या? मैं कहता है, तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, कोई भी तुम्हारा मजाक न बनाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसी दिखती हो, मगर लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, अच्छी नहीं लगता, न तुम्हें, न तुम्हारे पापा को और न मुझे। किरण अब एक पल को ठहर जाती है। मैंग किरण का हाथ पकड़ता है और अंदर जाने लगता है। तभी गेट पर एक आदमी आता है, काफ़ी बॉडी बिल्डर टाइप था। वो मैंग को देखकर कहता है, अरे मैंग, इतने दिनों बाद, और ये लड़की कौन है? मैंग कहता है, उसको एक नज़र देखता है और फिर किरण का हाथ थाम, मेरी फ्रेंड है। वो आदमी कहता है, अच्छा तू कब से दोस्ती करने लगा ऐसी? मैंग अब गुस्से में उसकी तरफ देखता है तो वो आदमी आगे नहीं कह पाता और फिर कहता है, अच्छा चल तुम, मुझे काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। मैंग किरण का हाथ पकड़ अंदर ले जाता है। वहाँ बहुत से लोग थे, कई लड़के और कई लड़कियाँ थीं। इनमें एक आदमी जो काफ़ी अच्छा खासा बॉडी बिल्डर था, जो कुछ लोगों को शायद ट्रेनिंग दे रहा था, यूँ कहो तो ट्रेनर था। मैंग आवाज़ लगाते हुए, ललित। वो आदमी मैंग की तरफ देख कहता है, अरे मैंग तू? फिर मैंग के पास आकर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, आज बड़े दिन बाद इधर का रुख किया। मैंग, अरे यार वही, ऑफिस में बिजी लाइफ एंड ऑल। ललित फिर एक नज़र किरण को देखते हुए, ये मैंग कहता है, ये मेरी फ्रेंड है, इसे तुझे रेगुलर जिम करवानी है, फिट बनाना है ताकि ये लोगों का मुंह बंद कर सके। उसने ये बात किरण को देखते हुए कहा। किरण को मैंग आज बहुत अच्छा लग रहा था, उसका बिहेवियर और सब कुछ। ललित अब भी किरण को ही देखे जा रहा था। मैंग कहता है, ललित कहाँ खो गया? ललित कहता है, नहीं वो बस सोच रहा था कि तेरे खुद के घर में पर्सनल जिम होने के बावजूद भी यहाँ क्यों लाया। मैंग हंसते हुए कहता है, इसलिए क्योंकि मैं एक जिम ट्रेनर नहीं हूँ, वो मेरे खुद का जिम है। ललित हंसते हुए, हाँ ये भी सही है। किरण जो चुपचाप खड़ी थी मैंग के खुद के जिम की वो भी घर में सुनकर हैरान थी। ललित कहता है, सो मिस किरण,
किरण कहती है हाँ। ललित कहता है किरण तो आज से स्टार्ट करें या? मयंक कहता है अरे आज से क्या, अभी से। कितनी मुश्किल से इसे मनाया है, अगर पलट गई तो दोबारा मनाना मुश्किल होगा। तभी एक आदमी जिसने पूरे फॉर्मल ड्रेस पहनी थी कहता है सर आपने ये मंगवाया था। मयंक कहता है हाँ लाओ। वो आदमी वो पैकेट देकर चला जाता है। किरण सवालिया नज़र से उसे देखती है। मयंक कहता है इसमें तुम्हारे लिए गिफ्ट है। किरण खुश होते हुए गिफ्ट? चॉकलेट है क्या? मयंक कहता है नहीं, जिम सूट। किरण मुंह बना लेती है। मयंक अपना सिर पीटते हुए तुम्हें अभी बस खाना ही सूझ रहा है, कम से कम इन जिम जैसी जगह का तो ख्याल कर लो। किरण मुंह बनाते हुए मयंक को देखने लगती है। ललित हंसते हुए ठीक है, तुम्हें मिलेगा खाने को, मगर जिम के बाद। किरण कहती है ओके। फिर क्या किरण कुछ देर बाद ट्रैक सूट पहनकर बाहर आती है। कुछ देर बाद मयंक भी स्वीलेंस टैंक टॉप और नी लेंथ का शर्ट पहनकर। किरण और मयंक की नज़रें एक बार फिर एक दूसरे से मिलती हैं। तभी ललित हेलो लैला मजनू, पहले स्टार्ट कर लेते हैं, एक दूसरे के दर्शन बाद में कर लेना। मयंक ललित को देखता है और फिर किरण को देखे डबल के पास चला जाता है। इधर ललित किरण की भी जिम स्टार्ट करवाता है। वहीं दूसरी तरफ नीति से घर से बाहर जा रही थी कि मिश्री कहती है नीति सुनो। नीति गुस्से में नित्या, नित्या कहो समझी। मिश्री कहती है ओके नित्या, मैं क्या कह रही थी, आज मैं घर पर हूँ, ऑफिस भी नहीं जा रही, तो क्या हम शॉपिंग पर चलें? कल रक्षाबंधन है, इसलिए नीति पलटकर एक नज़र मिश्री को देखती है और कहती है लाइक सीरियसली, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? मिश्री मुस्कुराते हुए हाँ। नीति कहती है मैं नहीं जा रही, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी पेज आते हुए मिश्री तुम क्यों बार बार उससे बोलती हो, जबकि वो बार बार तुम्हारी इंसल्ट करके चली जाती है। मिश्री मुस्कुराती है और कहती है जीजा जी, मैं नीति से नहीं बोलूँगी तो उनके दिल में जो मेरे लिए गलत फहमी है वो कैसे दूर होगी? उसे लगता है मैंने उसके ब्रो को फंसाया है। वेद जी कहते हैं मगर ये सच नहीं है। मिश्री कहती है हाँ, मगर ये बात उसे तो नहीं पता। तभी विहान आते हुए मामी जी आप मेरे साथ खेलेंगे बॉल से? मिश्री मुस्कुराते हुए हाँ ज़रूर खेलूँगी, चलो। फिर मिश्री विहान को लेकर चली जाती है। शाम हो चुकी थी। मयंक अपने ऑफिस में बैठा था और अपने लैपटॉप पर वर्क कर रहा था। तभी उसे याद आता है मयंक ओ शिट, पारस ने बुलाया था, मैं तो भूल गया। वो फिर जल्दी से अपनी सारी फाइल समेट कर विशाल को आवाज़ लगाता है और कहता है विशाल तुम इन फाइल्स को एक बार ऑर्गेनाइज कर लेना और जितने इम्पोर्टेंट मीटिंग है उसका शेड्यूल कल के लिए शिफ्ट कर देना। विशाल कहता है मगर सर आप? मयंक कहता है मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, अगर नहीं गया तो मारा जाऊंगा। इतना कहकर मयंक वहाँ से चला जाता है। विशाल कहता है सर भी किसी से डरते हैं क्या? बात है, मुझे तो लगा दोनों भाई बहन बस डराते हैं। तभी विशाल को कल मॉल के बाहर की नीति की केस याद आती है और न चाहते हुए भी उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी विशाल के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। विशाल फ़ोन को देखता है, कॉल नीति का था। वो कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि कल के बाद उसे नीति को इग्नोर करना और ज़रूरी हो गया था, क्योंकि विशाल नहीं चाहता था कि वो नीति के साथ रिलेशनशिप में आए, क्योंकि वो जानता था नीति उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इधर मयंक जब ऑफिस पहुंचता है तब तक रात हो चुकी थी। कारण था ट्रैफिक। आज न जाने क्यों बहुत ट्रैफिक था। ऑफिस टाइम भी फिनिश हो गया था तो सभी एम्प्लॉय जा चुके थे। मयंक कहता है आज लगता है पारस मेरी जान ले लेगा, पूरे ऑफिस में अंधेरा कर रखा है। मयंक अंदर जाता है मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी एक गार्ड आकर कहता है सर वो टेरेस पर हैं। मयंक टेरेस पर कहीं वहीं से फेंकने का इरादा तो नहीं है ना इसका? मयंक डरते डरते ऊपर जाता है। वहाँ काफ़ी लाइट चल रही थी और कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। मयंक जब उस आवाज़ की ओर जाता है तो देखता है सुखबेद जी, पारस और केके वहीं थे। सुखबेद जी और पारस एक टेबल के चारों ओर चेयर पर बैठे थे और केके पारस के साइड में खड़ा फ़ोन में कुछ कर रहा था। मयंक उन्हें देख कर कहता है सभी लोग एक साथ, बेद जी हाँ बस तुम्हारी कमी थी, आ जाओ। सुबह भी मुस्कुराते हुए मयंक भाई जल्दी आइए, आज पारस भाई ने सब अरेंजमेंट किया है। मयंक उसके बगल वाली चेयर पर बैठते हुए अच्छा। फिर वो देखता है बियर, कुछ स्नैक्स एंड बाकी सब चीज़ें रखी हुई थी। मयंक कहता है अरे वाह, ये सब पारस ने अरेंज किया है, क्या बात है।
पारस कुछ नहीं बोलता। उसके फेस पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रहा है। फिर मयंक ड्रिंक करना स्टार्ट करता है। सुबेद जी और मयंक तीनों ड्रिंक कर रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे, मगर पारस अपना कोक नहीं पी रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था, बस उन सब की बातों का रिप्लाई दे रहा था। असल में इतनी दिनों से स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से उसने थोड़ा चिल करने के लिए प्लान किया था, मगर ये कौन सा चिल था मिस्टर पारस का, जिसमें वो खुद ही नहीं पी रहे थे। खैर जो भी हो, पारस ने तो पारस है, अब हम क्या ही कहें उन्हें। बेजी कहते हैं, पारस तुम भी क्यों नहीं ट्राई करते, बियर खराब नहीं होती। पारस के हल्की सी स्माइल के साथ, जीजा जी आप ही पीजिए। शुभ कहता है, भाई जब आप नहीं पीने वाले थे तो क्यों अब आपने ये अपने लोगों की पार्टी का प्लान किया। मैंग कहता है, ये मत पूछ शुभ, इसका हमेशा यही है, मगर ये काम ये जब भी करता था जब इसे किसी दोस्त की बैंड बजानी होती थी या कोई राज उगलाना होता है। पारस कहता है, हाँ आज भी बैंड बजानी तो है। मैंग कहता है, अच्छा तो हम तीनों में से किसकी। पारस मन में, तुम मुझसे अपने दिल की बातें कब से छुपाने लगा। कीर्ति पसंद थी तब तो उछल उछल कर बताया था, मगर आज नहीं बताया। या फिर आगे कहता है, जिसकी शादी के लिए मैंने लड़की ढूंढ ली है। मयंक को चढ़ चुकी थी, इसलिए वो थोड़े से कांपते स्वर में कहता है, क्या लड़की। पारस मन में, अब तुमसे ही न बुलवाना, बुलाया तो मैं पारस राजपूत नहीं, हाँ मिकू लड़की। फिर मयंक वेद जी की तरफ देखता है और कहता है, जीजा जी आपने अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और बताया भी नहीं। वेद जी कहते हैं, मयंक के सिर पर एक मारते हुए, अरे पागल है क्या, मैं पूनम जी के अलावा किसी को, छी छी, अगर कभी गलती से सोच लिया ना तो ये बिल्डिंग दिख रही है, यहीं से पारस ने मुझे तब लटकाया था जब रिश्ता मांगने आया था, और ऐसा सोचने पर वो मुझे वहाँ से फेंक ही देगा, रिश्ता नहीं लाएगा। मैंग फिर मुंह पर उंगली रख सोचते हुए, बात में पॉइंट है, तो शुभ क्या तुम वीना को डाइवोर्स दे रहे हो। शुभ जो ड्रिंक का एक सिप लेता है वो कहता है, भाई ये आपने आपसे किसने कहा। हाँ मैं नाराज़ हूँ वीना से, मगर ऐसा नहीं कर सकता। बेद जी कहते हैं, तू नाराज़ है उससे, मगर क्यों। शुभ कहता है, छोड़िए जीजू, मैं वो हैंडल कर लूँगा। पारस कहता है, मेरे को डाइवोर्स तो वो हो जाएगा, मगर अभी शुभ की नहीं किसी और की शादी की बात कर रहा हूँ। मैं कहता है, अच्छा तुम कर रहे हो शादी। पारस उसको गुस्से में आंख दिखाता है। मैं कहता है, अच्छा अच्छा समझ गया, भड़क मत। बात बात पे सींग निकाल लेता है, जैसे यमराज के बैल के होते हैं। बेची और शुभ एक दूसरे को हाई फाई देते हुए, ये बैल सिंह क्या बात है मैंग, सही जा रहा है। मैंग अपने मुंह पर हाथ रख ले हंसता है। पारस जब दोनों को घूरता है तो वो दोनों अपने मुंह पर आंगुली रख लेते हैं और मैंग कहता है, तो फिर अब तो यहाँ कोई नहीं बचा। शुभ कहता है, रुको रुको मैंग भाई, मैं बताऊँ कौन बचा। बेजी कहते हैं, नहीं मैं बताऊँगा। शुभ कहता है, नहीं मैं छोटा हूँ, मैं बताऊँगा। बेजी कहते हैं, अच्छा चल बता दे। पारस कहता है, हाँ तो बताइए। मयंक बड़ी मायूसी से शक्ल बनाकर कहता है, कौन है वो। शुभ कहता है, अरे मयंक भाई वो तुम ही हो। मयंक हैरानी से परेशानी से पारस को देखता है और कहता है, पारस क्या हो। पारस हाँ में सिर हिला देता है, मगर वो मयंक को देखे जा रहा था। इससे लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ तूफानी चल रहा है। मयंक कहता है, मगर क्यों। पारस कहता है, तूने कहा था ना तुझे शादी करनी है, तो भी किरण से पहले तो तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। वे जी कहते हैं, अरे वाह मैं तू लड़की ढूंढ रहा है, हमें बताया नहीं। पारस केके को देखता है जो अभी अपने फ़ोन में ही बिजी था और बड़ी प्यारी से स्माइल कर रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि पारस उसे देख रहा है तो वो अपना फ़ोन जेब में रखता है। यस सर। केके फिर अपने फ़ोन को ओपन करके एक फ़ोटो दिखाते हुए, ये है वो लड़की। मैंक इस फोटो को एक नज़र ध्यान से देखता है और कहता है, ये मुझे पसंद नहीं है। पारस कहता है, अच्छा तो एक और है। केके फिर दूसरी दिखाता है। मैंक इस बार बिना देखे, ना। पारस कहता है, दो देख तो ले। मैंक देख कर कहता है, ना। पारस कहता है, अच्छा तो दूसरी देख। मैंक कहता है, मुझे कोई पसंद नहीं आ रही, तू न रहने दे। पारस, लड़की मैं खुद ढूंढ लूँगा, तेरी बस की नहीं। पारस कहता है, अच्छा मेरे बस की नहीं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू पारस राजपूत।
मैं चल बता तुझे कैसी लड़की अच्छी, वेद जी ने कहा। पारस कहता है जीजा जी इसकी मर्जी पूछे तो कोई लड़की नहीं मिलेगी क्योंकि इसके पसंद की लड़की तो शायद बनी ही नहीं। शुभ कहता है अच्छा तो फिर भाई इन लड़कियों में से हो किसी को चुन लो। आप वैसे भी देखिए ना कितनी सुंदर है, मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं कर लेता। पारस कहता है फिक्र मत करो शुभ, तुम्हारा भी नंबर आएगा। शुभ कहता है क्या मतलब? वेद जी कहते हैं उसका मतलब छोड़, इसे देख ये कहाँ खो गया। मैं कुछ सोच रहा था कि उसे कैसी लड़की चाहिए, तभी उसके सामने किरण का चेहरा आता है। फिर अपने दिमाग को झटकते हुए ये क्या था, वो फिर आंखें बंद करता है। उसके सामने फिर वही तस्वीर आती है। बेजी केके का फ़ोन लेके लड़कियों की तस्वीर स्क्रॉल करते हुए, इनमें से कोई है तेरे टाइप की? मैं कहता है नहीं। शुभ कहता है तो एक काम कर कीजिए, हमें चुनने दीजिए। देखिए ये लड़की फ़ोन स्क्रीन से एक लड़की की फ़ोटो देखते हुए, ये बेस्ट है, इसी से शादी होगी अब मैंग भाई की। पारस कहता है ठीक है फाइनल। मैंग नशे में था तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे दिखता है जैसे किरण के ने उसके गाल में कुछ देर जोरदार थप्पड़ मारा हो। वो पारस के पैर में गिरते हुए, नहीं पारस ये मुझे पसंद नहीं है, मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ। पारस एक किलर स्माइल के साथ, जैसे वो जो चाह रहा था वो हो गया हो। पारस कहता है हाँ तो बताओ कौन है वो? मैं कहता है वो लड़की है। वे जी कहते हैं उसके एक चप्पल लगाकर, वो हमें भी पता है कि वो लड़की है, मगर वो लड़की है कौन? मैं कहता है वो लड़की जिसके लिए न जाने क्यों मेरे सारे उसूल बदल गए। हमेशा लड़कियों के पीछे भागने वाला मैं सिर्फ उसके पीछे घूमना चाहता हूँ। वो बहुत क्यूट है। उसकी आंखें ऐसे है जैसे कोई छोटा तारा टिमटिमा रहा हो। बोलती है तो एकदम दबंग की तरह, लड़ती है मुझसे पर बहुत प्यारी है। पर जब मुझे पता चला वो मुझसे छोड़कर चली जाएगी तब मुझे बुरा लग गया, मगर मैं क्या करता। उसकी लाइफ है, वो जो चाहे कर सकती है। मगर जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो मुझे बहुत गुस्सा आया, और जब वो मेरे गले लगी तो लगा उसे अपनी बाहों में समेट लूं। मगर ये एहसास क्या था तब नहीं समझ आया, पर अब सोचता हूँ तो लगता है कहीं ये वही तो नहीं। शुभ कहता है वही तो क्या भाई? मैं कहता है प्यार। पारस कहता है तो फाइनली तू प्यार करता है। अब चल उस लड़की का नाम भी एक्सपोज कर दे। मैं कहता है उस लड़की का नाम है, बेद जी कहते हैं हाँ बोलो। मैं कहता है उस लड़की। तभी मैं जमीन में गिर जाता है। पारस सर, मैं सर हो गए। पारस हंसते हुए मुझे लव की केमिस्ट्री और फिजिक्स समझाता था और अपने टाइम पर समझ नहीं पा रहा। चलो देखते हैं कब तक ये मुझे उसके बारे में नहीं बताएगा। केके कहता है मतलब सर आप वो फोटो? पारस कहता है जब तक कि मुझे खुद न बता दे इसके बारे में, इसे नहीं बताना कि मुझे पता है कि ये। वेद जी कहते हैं तुम्हें पता है पारस कि ये किससे प्यार करता है? पारस कहता है हाँ। शुभ कहता है कौन है वो लड़की भाई? पारस कहता है वो खुद एक्सपेक्ट करें तब ही अच्छा है। खैर पार्टी फिनिश हो चुकी थी। पारस केके से कहकर सबको उसके रूम में छोड़ने को कहता है। हाँ पारस ने ऑफिस में भी कई सेपरेट रूम भी बनवाए थे, और वो इस वक्त उन लोगों को घर तो नहीं ले जा सकता था क्योंकि पूनम को पता चला तो बेचारे बेची तो काम से ही चले जाएंगे और मैंग की तो कुटाई हो जाएगी। शुभ से उसे फर्क भी पड़ता है क्योंकि वो खुद चाहता था कि वीना जैसी लड़की शुभ से दूर हो जाए जिसे उसकी मिस्री को दुख दिए हैं, मगर फिर भी वो तीनों को वही रूम में पहुंचा देता है। अगले दिन रक्षाबंधन। पारस, मैंक और शुभ तीनों को ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए निधि पूनम उसे सुबह ही राखी बांध दी थी। सुधा जी ने भी अमिताभ जी को राखी बांध दी थी। पारस ऑफिस के लिए जा रहा था कि तभी मिस्री आती है। पारस कहता है मिस्री चलो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। मिस्री कहती है पारस जी और मैं राखी के लिए जा रही थी। बीना भी आ जाती है। पारस एक नज़र बीना को देखता है और कहता है मिस्री तुम नहीं जाओगी, अपने भाई को यहीं बुला लो। मिस्री कहती है मगर पारस बिना रिप्लाई दिए जाने लगता है। मिस्री कहती है पर पारस जी। पारस गुस्से में कहता है जितना कहा है उतना करो। इतना कहकर पारस चला जाता है। मिस्री मुंह बनाते हुए आप न बहुत बुरे हैं। फिर मिस्री पैर पटकते हुए चली जाती है, मगर मिस्री को समझ नहीं आ रहा था कि पारस ने मना क्यों किया। तभी विशाल का कॉल आता है। दी आप कब तक आ रही हैं? किरण दी भी वेट कर रही हैं। मिस्री कहती है वो पारस जी ने मना कर दिया। विशाल कहता है क्या मना कर दिया? किरण विशाल से फ़ोन लेकर क्या मतलब नहीं आने दे रहे। आज राखी है। मिस्री कहती है हाँ पर अब मैं क्या करूँ?
बेची अंदर आते हुए, मिश्री तुम गई नहीं अब तक? मिश्री कहती है, नहीं, वो पारस जी ने मना कर दिया। बेची कहते हैं, मगर क्यों? मिश्री कहती है, पता नहीं। इधर अब पारस ऑफिस में पहुंच जाता है और केके से कहता है, मिश्री के भाई विशाल को कहो घर आ जाए। मन में, मैं नहीं चाहता मिश्री उस घर में जाए जहां उसके खिलाफ साजिश रची जाती है। नीति विशाल को कॉल कर रही थी, मगर विशाल अब भी उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। अब नीति गुस्से में कहती है, विशाल तुम नहीं आओगी ना? अब देखो क्या करती हूँ मैं, तुम्हें मजबूर न कर दूँ आने के लिए। तो मेरा नाम नीति राजपूत नहीं। नीति इतना कहकर कान लेती है और कहीं निकल जाती है। इधर मिश्री अपने कमरे में गुस्से में बैठी थी कि पारस का कॉल आता है। मिश्री गुस्से में फ़ोन उठाकर कॉल रिसीव करके कहती है, क्या हुआ? पारस कहता है, गुस्सा हो? मिश्री कहती है, नहीं, खुशी से उछल रही हूँ, आज राखी है और मैं घर नहीं जा सकती। पारस कहता है, इतना गुस्सा, वो भी सिर्फ इतनी सी बात पर? मिश्री कहती है, हाँ, और अब मुझे आपसे बात नहीं करनी। पारस कहता है, अच्छा सुनो तो। मिश्री बिना सुने कॉल कट कर देती है। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो दी? जीजू पर विशाल ने आते हुए कहा। मिश्री विशाल को देख खुश होते हुए, विशाल तुम? सिर्फ वो ही नहीं, मैं भी हूँ, किरण ने आते हुए कहा। मिश्री जल्दी से जाकर किरण के गले लगती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे? विशाल कहता है, ओ जीजा जी ने गाड़ी भेजी और कहा आपको नहीं भेज सकते, मगर मैं आ जाऊं इसलिए आ गया। और बीना, वो तो घर गई है, मिश्री ने कहा। तो वो मुंह बनाते हुए आते हुए कहती है, अब तुम न जाओ और मैं चली जाऊं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वैसे भी इस घर पर भूत तो सवार है तुम्हारे नाम का। माँ कहती हैं, सुधा जी ने कहा विशाल यहीं आ रहा है तो नहीं गई। मिश्री को वीना का ये टोन अच्छा नहीं लगता, मगर राखी पर वो खुद सेट नहीं करना चाहती थी। बस इसलिए वो मुस्कुरा कर कहती है, बीना चलो कोई नहीं, यही राखी मना लेते हैं। बीना मन में अच्छा खासा माँ से मिल लेती। शुभ ने किरण के घर जो सुना उसके बाद से ये शब्द नहीं बोला मुझसे। माँ होती तो कुछ करती। खैर बीना मिश्री और किरण विशाल को तिलक लगाकर राखी बांधती हैं। फिर विशाल तीनों के पैर छूता है। मिश्री कहती है, विशाल में मेरा गिफ्ट। विशाल किरण कहती है, और मेरा भी। बीना कहती है, हाँ, मेरा गिफ्ट भी दे। विशाल कहता है। किरण के हाथ में एक चॉकलेट बॉक्स रखता है। मिश्री के हाथ में उसको एक गोल्ड प्लेटेड पेन देता है, क्योंकि मिश्री के लिए पेन ही सबसे अच्छा गिफ्ट था, और बीना को नेकलेस। तभी बेजी आते हुए, अरे विशाल तुम कब आए? विशाल कहता है, बस अभी आया जीजा जी। बेजी सोफे पर बैठते हुए, तो हो गई राखी? मिश्री कहती है, नहीं। बेजी कहते हैं। मिश्री को सवालिया नज़रों से देखते हैं। तभी विशाल कहता है, दी राखी तो बन गई ना? मिश्री फिर अपनी राखी की प्लेट एक और राखी निकाल कर कहती है, अभी एक मेरे भाई की कलाई सुनी है। सब सोच में पड़ जाते हैं। मिश्री आगे बढ़ती है और बेजी से कहती है, जीजा जी हाथ दिखाइए। बेजी हैरानी से, मैं? मिश्री आंखें बड़ी बड़ी करके, हाँ और नहीं तो क्या, आपने ही तो कहा था ना मैं आपकी बहन जैसी हूँ, तो इस बहन के होते आपकी कलाई सुनी कैसे रहेगी? बेजी हाथ आगे बढ़ाते हैं। मिश्री उस पर राखी बांध देती है। पूनम बिहान के साथ वहाँ आती हैं और मिश्री को देख मुस्कुराते हुए बेजी के कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं। बेजी एक नज़र पूनम को देखते हैं, फिर मिश्री को उनकी आंखें नम थी। आखिर पहली बार उन्हें किसी ने राखी बांधी थी। बेजी एक अनाथ थे। उनकी पढ़ाई भी उसी ऑर्फेज में हुई थी, इसलिए उनको अनाथ होने की हर तकलीफ पता थी। तभी उन्होंने विहान के अंदर खुद को देखा और उसे अडॉप्ट कर लिया था। मिश्री बेजी की आंखों में आंसू देख कहती है, इन आंसुओं को दिखाकर आप बच नहीं सकते जीजा जी, गिफ्ट चाहिए मुझे। बेटी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बोलो क्या चाहिए? आज तो तुम जो मांगो वो मिलेगा। मिश्री मुस्कुराकर, बस आप अपना हाथ हमेशा मेरे सिर पर रखिएगा। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, इसलिए जब मुझे आपकी ज़रूरत हो आप हमेशा साथ रहिएगा और एक ढाल बनकर मेरी रक्षा कीजिएगा। मिश्री की आंखें में भी आंसू आ गए थे। बेटी उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए, मिश्री आज से तेरा बड़ा भाई हमेशा तेरे साथ है, और हाँ, इसके होते हुए तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। माहौल काफी सेंटी हो चुका था। तभी विहान जो विशाल को गौर से देख रहा था, अचानक कहता है, मम्मा ये। पूनम मुस्कुरा के, ये मामा जी हैं। विहान कहता है, नहीं मामा, ये मासी के दोस्त हैं। किरण और सब हैरानी से, मासी दोस्त मतलब? विशाल तुम नित्या को जानते हो?
मिस्री ने सवाल किया। विशाल, नित्या नहीं दी, ये कौन है? मिस्री, हो सकता है पारा जी की छोटी बहन। पूनम कहती है, हो सकता है इसे गलत फहमी हुई हो। विहान जिद करते हुए, नहीं, मैंने मासी को फ़ोन में फ़ोटो देखी थी। विशाल विहान के पास बैठते हुए, नहीं है तो बन जाएंगे, बुलाइए आपकी मासी को। विहान, वैसे भी आज तक मुलाकात नहीं हुई मेरी उनसे। पूनम कहती हैं, वो तो बाहर गई है। किरण ने कहा, नेक्स्ट टाइम मिल लेना। विशाल, अभी हटो, तुम यहाँ से मुझे इस प्यारे से क्यूट बेबी को चॉकलेट देनी है। विशाल मिस्री कहती है, क्या चॉकलेट? तू दे रही है, वो भी किसी और को। किरण मिस्री को आंखें दिखाती है तो मिस्री मुंह पर उंगली रख शांत हो जाती है और विशाल और बाकी सब हंसने लगते हैं। अभी सब बैठे बातें कर रहे थे, मगर किरण की नज़रें तो किसी को ढूंढ रही थी। मिस्री, किरण, अच्छा बता, अब तेरा एनजीओ वर्क कैसा चल रहा है? किरण एनजीओ में वर्क करने लगी थी। किरण, जो अभी बस गेट पर नज़रें ठिकाए थी, जैसे कह रही हो, मैं जल्दी आओ। मिस्री किरण को हिलाते हुए, किरण कहती है, हाँ हाँ, कुछ कहा? किरण, ध्यान कहाँ है तेरा? मिस्री ने कहा। विशाल कहता है, ओ दी ने चॉकलेट दे दी ना, अब अफसोस कर रही हैं शायद। किरण घूरते हुए, विशाल आजकल ज़्यादा बोलने लगा है, लगता है ठीक करना होगा तुझे। बेची कहते हैं, किरण तुम धमकी भी देती हो। विशाल कहता है, धमकी नहीं जीजू, ये मारती भी बहुत है मुझ बेचारे बच्चे को। किरण कहती है, अच्छा तू घर चल, तब बताती हूँ। सब फिर हंसने लगते हैं। तभी विशाल के फ़ोन पर कॉल आता है। उसे रिसीव करके वो घबरा जाता है और कहता है, मिस्री दी, ऑफिस में से काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। मिस्री कहती है, मगर। किरण कहती है, मिस्री, उसे जाने दे, आखिर वर्किंग बॉय बन गया है। विशाल चला जाता है। कुछ देर बाद विशाल एक पहाड़ी के पास पहुँचता है। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। वो उसके पास पहुँच कहता है, नीति। वो लड़की घबराते हुए उसे चिट देती है। वो नीति। विशाल उसे पढ़ता है। विशाल, तुम्हें मैंने अपने प्यार के बारे में बताया और मैंने जैसे अपना लव एक्सेप्ट किया, जानती हूँ वो सिचुएशन और तरीका गलत था, मगर क्या करूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारा इग्नोर करना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जानती हूँ तुम्हें मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं है, बस इसलिए सोचा कुछ सुकून ढूंढ लूँ और वो सिर्फ मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। इसलिए आज मैं यहाँ से कूद रही हूँ। उम्मीद है तुम्हें अब मेरा प्यार समझ आए। आई लव यू विशाल। योर से नीति। विशाल उस चीट को हाथों में मोड़ता है और वहीं धम से गिर जाता है। वो कहता है, नीति। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। वो लड़की रोते हुए कहती है, तुमने मेरी दोस्त को मार दिया, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसमें उसकी क्या गलती थी? तुम एक्सेप्ट कर लेते तो क्या जाता? झूठ ही कर देने इसकी, तुम उससे प्यार करते हो। विशाल के आंखों से आंसू बह निकले। वो कहता है, किसने कहा मैं उससे प्यार नहीं करता, मगर मेरे साथ वो खुश नहीं रहती। अपने आलीशान बंगले को छोड़कर, इतनी लग्जरियस लाइफ को छोड़कर वो मेरे घर में खुश नहीं रहती। मैं इसलिए उससे दूर जा रहा था क्योंकि उसे नफरत है गरीबी लोगों से, और मैं भी तो इसी कैटेगरी का हूँ। मैं कैसे उसे खुश रखता, मगर मुझे पता होता कि वो ऐसा कर लेगी तो कभी ऐसा न करता, कभी नहीं। विशाल एक एक शब्द से में उसके दर्द और तकलीफ दिख रही थी। वो कहता है, नीति, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी इग्नोर नहीं करूँगा। कॉल एक रिंग में उठा लूँगा, किसी लड़की से भी नहीं मिलूँगा। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, जहाँ कहोगी रहूँगा, मगर प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो इतना कहकर अपने चेहरे पर हाथ रख जोर जोर से रोने लगता है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मगर मैं कहूँ कि तुम जैसे रखोगे वैसे रह लूँगी। अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरे भाई का आलीशान बंगला नहीं चाहिए। विशाल पलट कर देखता है। सामने नीति थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। नीति कहती है, विशाल, मानती हूँ मुझे मेरी भाभी बुरी लगती है क्योंकि उन्होंने मेरे भाई को अपने जाल में फंसाया और शादी की, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सबसे नफरत है। हाँ, कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं आते, जो मनी माइंडेड होते हैं, मगर तुम नहीं हो, जानती हूँ। वरना मेरे रिकमेंडेशन की बात सुनकर तुम जॉब छोड़ने को रेडी नहीं होते, वरना तुम मेरा फ़ायदा दिल्ली में ही उठा लेते जब मैं तुम्हें नशे की हालत में मिलती थी, अपने एक्स बॉयफ्रेंड से झगड़ रही थी। विशाल, मुझे पता है तुम अच्छे हो और तुम्हें साथ रहने के लिए मुझे कोई लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए। विशाल नीति की एक एक बात सुन रहा था। वो खड़ा होता है और नीति को कस के गले लगा लेता है।
विशाल की आंखों में आंसू थे। वो कहता है, आई एम सो सॉरी नीति। नीति को एक कसकर बाहों में समेटे हुए था। नीति के भी आंखों में आंसू थे। तभी विशाल को ख्याल आता है कि हुआ क्या। वो नीति को खुद से दूर करता है और गुस्से में कहता है, तुमने झूठ बोला। नीति कहती है, विशाल ओ मैं। विशाल नीति को गुस्से में एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, बस बहुत हुआ। तुम्हें सब मजाक लगता है, मरना एंड ऑल। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, खैर छोड़ो, मैं भी किस पागल से कह रहा हूँ जिसे अपने आगे कोई दिखाई नहीं देता। नीति विशाल का हाथ पकड़ रोकते हुए कहती है, सुनो तो विशाल। विशाल अपना हाथ जोर से झटक देता है। नीति, ये क्या समझता है खुद को, तुम जैसी अमीर लड़की को छोड़ रहा है, इतना धुतकार रहा है। अरे खुद को राजा समझता है क्या? नीति की फ्रेंड ने कहा। विशाल राजा है, मेरे दिल का राजा, और इसके नखरे तो मैं भी अभी खत्म करती हूँ। नीति विशाल के पीछे जाकर, तो तुम नहीं मानोगे। विशाल कहता है, नहीं कभी नहीं, और छोड़ दो मेरा पीछा। नीति गाते हुए विशाल के पीछे चलते हुए कहती है। नीति विशाल का हाथ पकड़ रोकते हुए विशाल उसे हाथ हटवाकर उसको दूर धक्का देते हुए, जो तूने छेड़ा मैं भी हूँ टेढ़ा, है इस जमाने की कसम, तेरा बैंड मैं बजा के जाऊंगा। नीति की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो कहती है, मत जाओ विशाल, आई रियली लव यू। विशाल उसकी आंखों से आंसू देख पिघल रहा था, मगर फिर सख्त होकर उसको साइड करके कहता है, तो यह रोना धोना लेके मेरे पास ना आना, तो यह रोना धोना लेके। विशाल, तो बहुत अकड़ रहे हो ना, नहीं मान रहे हो ना, पक्का नहीं मान रहे हो? ठीक है, तो मैं सच में जा रही हूँ कूदने, तभी रोते रहना। जो करना है कर लो। मैं ही पागल था जो राखी का त्योहार छोड़कर यहाँ आ गया दौड़कर। घड़ी घड़ी ड्रामा करती है ये लड़की, पूरी आफत है। अच्छा है, चली जाए। नीति कहती है, विशाल तो ठीक है, तुम अब आना जब मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। नीति अब सच में खाई की तरफ बढ़ती है। नीति की फ्रेंड विशाल, नीति सच में जा रही है। विशाल उसकी तरफ नहीं देखता। नीति भगवान को देखते हुए, सॉरी, मुझे पता है ये गलत है, मगर क्या करूं, मजबूर हूँ। नीति एक कदम आगे बढ़ाती है कि विशाल उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लेता है। नीति के पैर से लगा एक पत्थर खाई में गिरता है, जिसे देख नीति डरकर विशाल के गले लग जाती है। विशाल हंसकर कहता है, इतना डरती हो और बात मरने की करती हो। विशाल ने अब नीति को कस के टोनी बाहों में थाम लिया था। नीति कहती है, तो क्या करूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। विशाल कहता है, करता हूँ, बहुत करता हूँ, मगर मैं तुम्हें वो लाइफ नहीं दे पाऊंगा जो तुम इस वक्त। नीति कहती है, नहीं चाहिए वो लाइफ जिसमें तुम नहीं समझे। विशाल कहता है, हाँ समझ गया। नीति कहती है, विशाल तुम मुझसे प्यार करते हो ना? विशाल कहता है, हाँ, आई लव यू नीति, आई लव यू वेरी 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 मच। नीति मुस्कुराकर, आई लव यू टू विशाल। विशाल फिर ध्यान करता है। इधर दूसरी तरफ मयंक जब घर आता है तो किरण को देखता है, जिसके हाथ में राखी की प्लेट थी, जिसे देख मयंक अपने कदम रोक लेता है और वापस बाहर की तरफ बढ़ा देता है। तभी वेद जी कहते हैं, मयंक कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ। मयंक अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर लेता है और वह जम सजाता है। वो खुद से कहता है, अब क्या होगा। पूरा पाठ सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सुबह हम दीवाने हैं तेरे डालेंगे, और शाम को ऐ मेरे हमसफ़र। प्लीज़ आप लोग अपना साथ दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।